Good evening, students. I'm your tutor Danish Ali, and I welcome you all to orientation session. I'm happy कि आप लोगों ने टाइम स्पेयर किया और आपने इस ओरिएंटेशन सेशन को ज्वाइन किया. इट वाज रियली इंपॉर्टेंट कि बिफोर स्टार्टिंग का सेशन हम आपसे एक इंट्रैक्शन रखें, हम आपको कोर्स के बारे में बताएं कि कोर्स है क्या, हमें हमारी अप्रोच क्या है इस कोर्स को लेके जाने की. अपना छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं दे सकूं कि मैं खुद क्या हूँ, क्या करता रहा हूँ आपके पास, राइट. मेरा नाम सदानी चली है, and I will be your tutor for paper TX. I have been teaching this paper for last 18 and a half years. मेरे सामने सामने मैं समझता हूँ 18 से 19 फाइनेंस एक्ट चेंज हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह. I started teaching this paper in 2006 and it's almost 19 years now. मैंने आपके पास इस TX पेपर को उस टाइम पढ़ाना शुरू किया जब हमारे पास फाइनेंस एक्ट 2006-2007 चल रहा था. वहां से लेके यहाँ तक बहुत सारे चेंजेस हुए. बहुत सारी चीजें जो आपके पास खत्म हो गई थी वो रीइमर्ज हुई, डिफरेंट नेम से रीइमर्ज हुई, जो आपको मैं कोर्स के बताता भी रहूंगा. आज के सेशन का जो पर्पस है वो ये है कि सबसे पहले हम ये समझ लें कि ये हम पेपर पढ़ क्यों रहे हैं, टैक्स. देखिए, अब तक आपने अकाउंटिंग पढ़ के आए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स, और आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ के आए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ के आए. देखिए, रियल वर्ल्ड में जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, कोई भी ट्रांजेक्शन, वेदर इट्स अ पेमेंट, वेदर इट्स अ सेल, टैक्स के बगैर तमाम ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट हैं. ये जो आप पढ़ते हैं ना, परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, ये सिर्फ समझ लें बुकिश बात थी. रियल वर्ल्ड में जब आप जाएंगे तो चाहे आप परचेज कर रहे हो, चाहे आप पेमेंट कर रहे हो, इन तमाम ट्रांजैक्शन में आपके पास टैक्स की इन्वॉल्वमेंट होगी. इसीलिए हमारे लिए पेपर पढ़ना जरूरी है, और ऑब्वियसली ये पेपर आपके पास एक मैंडेटरी पेपर है. तो मैं तो स्टूडेंट को ये भी इंकरेज करता हूँ कि टीएक्स पढ़ने के बाद वो एटीएक्स भी पढ़ें, क्योंकि उनको एक बेटर आइडिया होगा, उनको ये पता लगेगा कि आपके पास प्लानिंग क्या होती है, किस तरह हम अपना टैक्स को मिटिगेट कर सकते हैं, राइट. लेट्स स्टार्ट द सेशन विद पेपर फॉर्मेट. देखिए, आपका जो पेपर है ये तीन आपके पास सेक्शन में डिवाइडेड है. नंबर वन, सेक्शन ए. सेक्शन ए कहलाता है आपके पास ओटीक्यूज. सर, ये ओटीक्यूज होते क्या हैं बेटा? ये आपके पास एक नया नाम है, ये एमसीक्यूज ही होते हैं. सर, हमारे सेक्शन के अंदर कितने ओटीक्यूज आते हैं बेटा? आपके पास 15 ओटीक्यूज आएंगे सेक्शन ए में, और ईच विल कैरी 2 मार्क्स. इट मींस ये आपके पास कितना हो गया बेटा? 30 मार्क्स सेक्शन. बेटा, ओटीक्यूज में कोई आपके पास एग्जामिनर के पास फुल चॉइस है, वो सिलेबस का कोई सा भी एरिया, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे कॉर्पोरेशन टैक्स हो, चाहे वैट हो, चाहे आपके पास आईटी हो, कोई भी आपके पास एरिया एग्जामिन कर सकता है. ये वो सेक्शन है जो इस बात को इंश्योर करता है कि बच्चा आपके पास सिलेबस का एवरी बिट कवर करे. देखिए, आपको पता है ये टेंडेंसी तो आपके पास, आप शुरू से आप क्लास 1 से देखते हुए आ रहे होंगे, जो चीज आप पेपर में छोड़ के जाएं आपके पास वही चीज अपीयर होती है. तो ओटीक्यूज भी एग्जामिनर ने इसीलिए सेट किया है ताकि बच्चा थरली तमाम पूरे सिलेबस को कवर करके आए. इसमें आपके पास बुक की कोई छोटे से छोटा पॉइंट आ सकता है, कोई छोटी सी डेफिनेशन आ सकती है, कोई आपके पास पेमेंट डेट आ सकती है कि आपको पर्टिकुलर रिटर्न कब तक सबमिट करना है, वैट का फॉर्म कब तक आपको जमा कराना है. तो ये तमाम चीजें आपके पास कवर करनी है. इसमें कैलकुलेशन भी हो सकती है और थियोरेटिकल भी हो सकते हैं, राइट. तो हमें याद रखना है. तो ओटीक्यूज आपके पास एमसीक्यूज है, 2 मार्क्स ईच है, और आपके पास 30 मार्क्स है. सो इसके बाद हमारे पास पेपर में सेक्शन बी, ओटी केसेस. हमने कहा सर ये क्या होते हैं बेटा? ओटी केसेस आपके पास मिनी सिनेरियो होते हैं. एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होती है, आपको दी जाती है, और उस बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन से आपसे 5 क्वेश्चन किए जाते हैं. कितने बेटा? 5 क्वेश्चन. हमारे पास 3 ओटी केसेस आएंगे और 10 मार्क्स ईच. अगेन ये भी कितना हो गया बेटा? 30 मार्क्स. सर, अब क्या इसके बारे में बताइएगा, क्या ये ओटी केसेस किसी खास एरिया से आते हैं या कहीं से भी आ सकते हैं? देखिए, वैसे तो एग्जामिनर आपके पास इस बारे में साइलेंट रहता है, लेकिन 99% चांसेस यही होते हैं कि ओटी केसेस आपके पास 3 एरिया से टच करेंगे: वैल्यू एडिड टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, और इनहेरिटेंस टैक्स. सर, आपको कैसे पता जब एग्जामिनर साइलेंट है? बेटा, एग्जामिनर ने ये बता दिया कि सेक्शन सी में वो कौन सा टॉपिक्स एग्जामिन करेगा. तो जो वो सी में नहीं कर रहा तो डेफिनेटली वो आपके पास सेक्शन बी में एग्जामिन करेगा. यानी सर, जो ब्लैक नहीं है वो व्हाइट है. जो चीज वो सेक्शन सी में एग्जामिन नहीं कर रहा एक्सक्लूसिवली, वो अल्टीमेटली वो सेक्शन बी के अंदर क्या करेगा? एग्जामिन करेगा. सर, ये इस
इन दो एरियाज, चाहे वो एमसीक्यूज हो चाहे आपके पास ओटी केसेस हो, ठीक है। ओटी क्यूज और ओटी केसेस के अंदर सर आपको एक बात याद है, इसके अंदर प्रेजेंटेशन की कोई जरूरत नहीं, जस्ट आपको सॉल्व करना आना चाहिए। सर आपको सिर्फ टिक करना है, सिर्फ आपको टिक करना है, ठीक है। आप कैलकुलेशन चाहे मेरे तरीके से करें, आपका अपना कोई शॉर्टकट है आप उससे करना चाहें, यू कैन डू इट। क्योंकि जाहिर बात है कैलकुलेशन करने के डिफरेंट अंदाज हो सकते हैं। हो सकता है मैं आज इस तरह कर रहा हूँ, आपको लगता नहीं सर मैं इस तरह बेहतर कर सकता हूँ, यू कैन डू इट। इसे प्रेजेंटेशन का कोई मसला नहीं है, आपको अल्टीमेटली टिक ही करना है, राइट। हमने कहा ठीक है। सर इसके बाद हमने कहा ठीक है, सेक्शन ए हो गया, एमसीक्यूज आ गए, ओटी क्यूज आ गए 2 मार्क्स के। सेक्शन बी में ओटी केसेस आ गए 10 मार्क्स। सर सेक्शन बी में एक और बात का भी ख्याल रखते हैं, सेक्शन बी के अंदर आपके पास अक्सर ऐसा होता है वो ट्रू फॉल्स भी देता है। सर जब तक मैं सारे आपके पास ट्रू फॉल्स ठीक नहीं करूंगा, मैं 2 मार्क्स अवॉर्ड नहीं होंगे। इसमें मार्क्स के डिडक्शन के बहुत चांसेस होते हैं। तो कहने को तो 2 मार्क्स होते हैं, लेकिन वो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में वो 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, अलग अलग 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जब तक मैं सारे ऑप्शन सही टिक नहीं करूंगा, आई विल नॉट बी अवॉर्डेड 2 मार्क्स। तो इससे बहुत केयरफुल होना है। इसमें कैलकुलेशन भी हो सकती है, थ्योरी भी हो सकती है, और दोनों मिक्स होती है, राइट। सर 3 आपके पास एरियाज है इसके अंदर, हमें सर आगे चलते हैं। सर सेक्शन सी, सर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा, ये इंपॉर्टेंट 2 रीजन की तरह है। सबसे पहली बात, इसमें आपके पास जो टैक्स की असल जान है वो आपके पास यहाँ पे एग्जामिन होगी। सर क्या कहना चाह रहे हैं बेटा, यहाँ पे एक्चुअली 3 क्वेश्चंस होंगे, और 3 क्वेश्चंस के मार्क्स कितने हैं बेटा, 40 मार्क्स। सर कैसे डिवाइड होंगे बेटा, इसके अंदर से आपके पास क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 नॉर्मली आपके पास इनकम टैक्स लायबिलिटी से होगा, इट विल कैरी 15 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा कॉर्पोरेशन टैक्स से भी होगा बेटा, इसके मार्क्स कितने होंगे, 15 मार्क्स। और सर क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, इनकम टैक्स प्लानिंग से होगा। सर ये इनकम टैक्स लायबिलिटी, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स प्लानिंग, ये है क्या बेटा, इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। सर अगर मैं ब्रीफली बात करूं, इनकम टैक्स लायबिलिटी हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। एक इंडिविजुअल किस तरह अपने पास इनकम टैक्स, अपनी इनकम निकालेगा, उस पर टैक्स पे करेगा। कॉर्पोरेशन टैक्स पे वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपनी, हाउ द कंपनी कंप्यूट इट्स टैक्सेबल इनकम, ठीक है। उसकी टैक्सेबल इनकम को क्या कहते हैं बेटा, और उस पर टैक्स किस तरह लगता है, हम ये देखेंगे। तीसरे इसके अंदर आपके पास इनकम टैक्स प्लानिंग है, सर बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। सर इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है। सर मोस्ट लाइकली आपके पास इसमें ये 2 एलिमेंट मिक्स होते हैं, लेकिन इसमें बाउंड नहीं है एग्जामिनर, वो तीसरा कोई भी एरिया सिलेक्ट कर सकता है। सर अगर आपने बाकी तमाम टॉपिक्स अच्छे से पढ़े तो ये टॉपिक पढ़ने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। सर क्या ही है बेटा, इसमें आपके पास टैक्स प्लानिंग है, टैक्स मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज है। सर कैसे, सर बोलेगा आपके पास जॉब की 2 ऑफर है, एक ए लिमिटेड से और एक बी लिमिटेड से, आपको कौन सी ऑफर ज्वाइन करनी चाहिए, आप ये बताएं। ऑब्वियसली आप वो ऑफर ज्वाइन करोगे जिसमें आपका कैश फ्लो मैक्सिमाइज हो रहा हो। इसमें आपसे बोलेंगे यार मैं अपने बिजनेस में, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं जॉब करूं या मैं अपना बिजनेस कर लूं, विच ऑप्शन इज मोर वायबल बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड फिगर्स, मुझे ये कैलकुलेट करना होगा। मुझे ये बोलेंगे कि आपके पास, मेरे पास ये सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड है, मैं इससे आपके पास अपना बिजनेस भी कर सकता हूँ, राइट। और मैं आपसे इसके पास एक कंपनी भी स्टार्ट कर सकता हूँ, तो आप बताएं कौन सा ऑप्शन ज्यादा वायबल है। तो ये तमाम चीजें मुझे बतानी होंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। सर ये इसलिए इंपॉर्टेंट है सर, इसके अंदर आपके पास ये सेक्शन मैंने बताया था, इसके अंदर प्रेजेंटेशन भी सीखनी है, इसके अंदर आपको प्रेजेंटेशन भी सीखनी है। इसीलिए मैंने आपके पास हर सेक्शन में जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो आपके पास इनकम टैक्स लायबिलिटी, कॉर्पोरेशन टैक्स के 2-2 3-3 सवाल हम एग्जाम फॉर्मेट में भी कर लेंगे, ताकि हम अपने आपको यूज टू कर लें, हमें वहां पे कुछ नया ना लगे, ठीक है। हमें करना तो आता होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जब आप वहाँ एक्सेल पे बैठते हो, जाहिर बात है हम में से पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड है कि लोग नॉर्मल स्किल लेवल के बाद ही जॉब ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो लोगों को एक्सेल वगैरह का इतना आइडिया नहीं होता। तो हम यहाँ पे जब सवाल अटेम्प्ट करेंगे पेपर फॉर्मेट पे एक्सेल पे, तो हमें पता लग जाएगा भाई सम का फॉर्मूला किस तरह लगाना है, मल्टीप्लाई किस तरह करना है, परसेंटेज किस तरह अप्लाई करनी है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे सीख लेंगे। अगर आपका कोई कुछ सवाल है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपके आंसर का रिप्लाई कर सकूंगा। अभी तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है बेटा, नहीं, नॉट येट। इज एवरीथिंग क्लियर बेटा, कोई क्वेश्चन प्लीज यू मे आस्क इन चैट बॉक्स। चैट बॉक्स आपको इसलिए प्रोवाइड किया गया ताकि आप जो है अपने की कोई क्वेरी हो तो आप उसे पूछ सकें। सर हमें सेक्शन ए और सेक्शन बी समझ में आता है, हमने कहा ठीक है कोई इशू नहीं है। सेक्शन ए के अंदर ओटी क्यू, सेक्शन बी के अंदर ओटी केसेस, सेक्शन सी कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सर
हमारा पेपर को करने का तरीका क्या होगा? बेटा हम आपके पास स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स लायबिलिटी से। हम स्टार्ट करेंगे आपके पास इनकम टैक्स लायबिलिटी से। सर क्यों इनकम टैक्स लायबिलिटी से? बेटा सबसे पहले इस सेक्शन में हम ये सीख लेंगे, अगर कोई इनकम आपके पास गिवन हो तो आप उस पर टैक्स रेट किस तरह अप्लाई करोगे। क्योंकि देखो हर इनकम का जो सवाल होगा ना उसका एंड इनकम टैक्स लायबिलिटी पे होगा। तो हम पहले इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालना सीख लेंगे, ताकि जब हमारे पास हम स्पेसिफिक इनकम पढ़ते जाएंगे, प्रॉपर्टी इनकम, ट्रेडिंग इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम, तो हमें वहां पे ये आइडिया होगा कि इस पे टैक्स किस तरह लगाना है। मुझे बार बार रुक के आपको टैक्स से सिखाना पड़ेगा, आपको पहले से टैक्स लगाना आता होगा। सर आपके जो लेक्चर है, जब आप तमाम लोग पे रिकॉर्ड लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, सर आपके लेक्चर को हम यूज कर रहे हैं, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? बेटा आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आपने सबसे पहले लेक्चर को कवर करना है। ठीक है, अगर आपके पास एक चैप्टर के 5 लेक्चर हैं, आप पहले 5 लेक्चर कवर करें। मैंने हर लेक्चर के साथ, आप हर टॉपिक के साथ एक प्रैक्टिस जो आपके पास क्वेश्चन भी बनाए हुए हैं, जिनको मैंने आपके पास मेजोरिटी क्वेश्चंस को मैंने ड्यूरिंग द लेक्चर सॉल्व भी किया हुआ है, ताकि आप उसके बेटर अंडरस्टैंडिंग बिठा सकें। तो आप वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, मुझे भी देखें क्योंकि मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद एक दफा खुद भी अटेम्प्ट करें। ठीक है, वो जब आपके पास टॉपिक कवर हो जाए तो उसके बाद आप रिविजन किट पे जाएं, उसके क्वेश्चन सॉल्व करें। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आई बी अवेलेबल 24/7, ऑफिस टाइमिंग में आप मुझसे किसी भी टाइम पूछ लें। ठीक है ना, रात में पूछ सकते हैं, ऑब्वियसली फिजिबल टाइम होना चाहिए, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको क्वेश्चन है, आप मुझसे वॉइस नोट मुझसे बोलेंगे, सर ये चीज मुझे कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं हो रहा, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आई कैन सेंड यू द वॉइस नोट एज वेल। ठीक है, तो आप मुझे भेज सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। सर आपको कोई ऐसा मसला हो, कोई टॉपिक है, आपने लेक्चर देखा, पॉसिबल नहीं है, एक लेक्चर देखा आपको कोई क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हो रहे, वी कैन हैव अ लाइव सेशन एज वेल, कोई इशू नहीं है। वीकेंड इज द आइडियल सेशन, हम लोग आपके पास कोशिश करेंगे, मैं आपसे वीकेंड पे आपसे डायरेक्टली, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं भी है तो भी मैं आपके पोर्टल आपका रिव्यू कर रहा होता हूँ, किस बच्चे ने कितने लेक्चर कवर कर लिए हैं, कितनी देर उसने वो लेक्चर वॉच किया है, कौन से उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो मैं उसको देखने के बाद, प्रोग्रेस देखने के बाद आपसे वीकेंड पे डायरेक्टली खुद भी इंटरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्री रिकॉर्ड लेक्चर होने का मतलब हरगिज ही नहीं है कि टीचर आपसे अवे, आई एम ऑलवेज विद यू। आप ऐसा समझें कि आप एक फिजिकल क्लासेस ले रहे हैं, आपको किसी भी टाइम कोई लेक्चर में मसला है, आप नहीं सही इस क्वेश्चन मुझे दोबारा करके बता दे, लाइव सेशन में बता दे, मैं आई डू इट। ठीक है, कोई इशू नहीं। एनी क्वेश्चन बेटा प्लीज, आप इसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा? अली, अली जफर, दुआ, रुजाल, कोई क्वेश्चन है बेटा प्लीज? शुड आई प्रोसीड? सर इसके बाद कोर्स का एक ब्रॉड ओवरव्यू ले लेते हैं बेटा। हाँ बेटा ठीक है, कोर्स का ओवरव्यू लेते हैं, कोई इशू नहीं है। सर हमारे पास जो पहला टॉपिक होगा बेटा वो क्या होगा? यूके टैक्सेशन। क्या होगा बेटा? यूके टैक्सेशन। सो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे यूके में टैक्स शेयर क्या है। देखिए हर कंट्री का आपके पास एक अलग जो है टैक्स शेयर होता है। यूके के अंदर आपके पास टैक्स शेयर रन करता है 6 अप्रैल टू 5 अप्रैल 2025, जिसे हम कहेंगे टैक्स शेयर 24-25। 24 से स्टार्ट हुआ, 25 पे एंड हुआ। सर ये 6 अप्रैल और 5 अप्रैल की लॉजिक क्या है? बेटा आपके पास यूके का जो ओल्ड कैलेंडर था वो आपके पास 6 से 5 अप्रैल चलता था, इसीलिए हमारे पास यूके में टैक्स ईयर आज तक 6 अप्रैल से 5 अप्रैल चलता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि हम कैलकुलेशन नॉर्मली मंथ वाइज कर रहे होते हैं, तो हम इसे ये भी कह सकते हैं अप्रैल टू मार्च मंथ वाइज। लेकिन अगर स्पेसिफिकली डे वाइज बात करें तो हम 6 अप्रैल टू 5 अप्रैल ले। हमने कहा ठीक है। सर एक इंडिविजुअल अपनी टैक्स कैलकुलेशन यूजुअली किसके हिसाब से करेगा? टैक्स ईयर वाइज। वो अपनी तमाम इनकम जो उसने टैक्स ईयर में अर्न की है, ठीक है, या रिसीव किए हैं, एज द केस में भी, उसके मुताबिक टैक्स देगा। हमने कहा ठीक है। सर हम इसके अंदर और क्या पढ़ेंगे बेटा? इसके अंदर हम और बातें पढ़ेंगे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग टैक्स पॉलिसीज। यूके में जब कोई बंदा टैक्स बना रहा होता है तो उसके जहन में क्या क्या चीजें होती है, बात तो समझिएगा। उसके जहन में 3 चीजें चल रही होती है बेटा: सोशल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और तीसरा आपके पास इकोनॉमिक फैक्टर्स। सर क्या मतलब है सोशल फैक्टर? बेटा हम कोशिश करते हैं सर्टेन बिहेवियर को इनकरेज करने की। यूके में हम सोशल फैक्टर्स का मतलब क्या है? हम आपके पास सोसाइटी को देखते हुए टैक्स पॉलिसीज बनाते हैं, हम आपके पास उसके जरिए कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते हैं। सर फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हम चाहते हैं इंडिविजुअल जो इनकम कमा रहे हैं, ऐसा ना हो कि सारी इनकम एक बंदा अर्न कर ले, ठीक है, वो होर्डिंग करना शुरू हो जाए। नहीं सर, हम कोशिश करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो।
इंडिविजुअल आपके पास चैरिटेबल पर्पस के लिए भी आपके पास इनकम को स्पेंड करे। तो सर हम क्या करेंगे, जब भी कभी यूके के अंदर कोई बंदा चैरिटी को में पैसे कंट्रीब्यूट करता है, डोनेशन करता है, तो हम उसको टैक्स में रिलीफ देते हैं। सर ये आपने और नई बहस छोड़ दी। रिलीफ क्या होते हैं बेटा? टैक्स में रिलीफ कहते हैं किसी भी ऐसी चीज को जो आपकी इनकम को कम कर दे या टैक्स को कम कर दे, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? रिलीफ। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? रिलीफ। तो यूके में जब भी कभी आप डोनेशंस दोगे, आप चैरिटी करोगे, तो उसका आपको क्या मिलेगा बेटा? रिलीफ मिलेगा। क्यों? ताकि लोग इनकरेज हो, वो सोशल वेलफेयर के काम में पैसे कंट्रीब्यूट करें। एक तो सवाब अलग मिलेगा, सोसाइटी का फायदा अलग होगा, टैक्स में भी उनको एडवांटेज मिलेगा। तो उनको मोटिवेट करने के लिए हम इस तरह की पॉलिसीज बना। सर एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है? सर एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। टैक्स रूल्स ऐसे बनाने हैं जिससे आपके पास एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन भी हो रही हो। सर क्या मतलब है? सर यूके के अंदर कोई भी बंदा ऐसी गाड़ी चलाए जो धुआं ज्यादा छोड़ती हो, जिसका एमिशन रेट ज्यादा हो, तो उस पर हम आपके पास टैक्स ज्यादा चार्ज करते हैं, ताकि उसको डिस्करेज करें कि वो ऐसी गाड़ी यूज करे जो धुआं कम छोड़े, आपके पास इन्वायरमेंट का नुकसान कम से कम हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि यूके में आपके पास लोग इन्वायरमेंटली बहुत कॉन्शियस हैं। पाकिस्तान में ऐसा अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, लेकिन यूके में ऐसा है। इकोनॉमिक फैक्टर्स। सर क्या मतलब है? सर इकोनॉमिक फैक्टर्स का मतलब ये है कि हम लोगों को आपके पास इकोनॉमी को भी प्रमोट करना चाहते हैं। सर किस तरह? सर जितनी ज्यादा आपके पास प्रोडक्शन होगी, उतनी ज्यादा जॉब क्रिएशन होगी। ठीक है, ऐसी बात है। अग्रीड। यूके के अंदर रूल क्या है? यूके के अंदर रूल ये है कि अगर आपने कोई एसेट बेचा, कोई बिजनेस एसेट बेचा, कोई तरह की मशीन बेची, और अगर आप उसके पैसे री इन्वेस्ट कर दो, तो उसका आपका एडवांटेज मिलेगा, टैक्स में रिलीफ मिल जाएगा। आपने कोई बिल्डिंग बेची और बिल्डिंग बेच के नई बिल्डिंग ले ली, तो उसका आपको रिलीफ मिलेगा। क्यों मिलेगा सर? ताकि लोगों को इनकरेज करें कि वो आपके पास ज्यादा से ज्यादा पैसे जो आ रहे हैं उनके पास, उसको आपके पास होर्डिंग ना करे बल्कि री इन्वेस्ट करें, इकोनॉमी का फायदा हो, जॉब क्रिएशन हो। तो इन तीन चीजों को देखते हुए आपके पास हम आपके पास अपने टैक्स पॉलिसीज बनाते हैं यूके के अंदर। हमने कहा ठीक है सर। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स लायबिलिटी। यूके में अगर एक बंदे ने इनकम अर्न किए, तो उस इनकम पे किस तरह आपके पास टैक्स लगेगा, दैट इज इनकम टैक्स लायबिलिटी। इनकम टैक्स लायबिलिटी में हम कंपनीज की बात नहीं कर रहे होते, वी आर जनरली टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल, मिस्टर चिंटू, मिस ब्यूटीफुल, मिस्टर लॉलीपॉप, हम इनकी बात कर रहे होंगे कि अगर इन्होंने कोई इनकम अर्न की है, तो उस पर आपके किस तरह टैक्स लगेगा। हमने कहा ठीक है। याद रखिएगा यूके के अंदर जो टैक्स है वो प्रोग्रेसिव है। सर प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? बेटा जैसे जैसे आपकी इनकम लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका टैक्स की परसेंटेज भी बढ़ती चली जाएगी। दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स। As soon as your income rises, your tax level also rises. This is called progressive tax. तो यूके में टैक्स प्रोग्रेसिव है। यानी अगर कोई बंदा ज्यादा अर्न कर रहा है तो वो खुश ना हो। जैसे जैसे वो ज्यादा अर्न करेगा, उसको आपके पास ट्रेजरी में टैक्स की फॉर्म में ज्यादा कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। क्लियर है? सर फिर हमारे पास क्या टॉपिक आएगा? और बेटा ये टॉपिक मैंने बताया कि इसका इंडिविजुअल तो एमसीक्यूज वगैरह आएगा, लेकिन ये हर टॉपिक को आपके पास जब तक हम इंडिविजुअल पढ़ते रहेंगे ये आपके पास हिट करता रहेगा। मैं ठीक है। सर फिर हम क्या पढ़ेंगे बेटा? इसके बाद मेरा सीक्वेंस है, मैं पढ़ाता हूँ आपके पास प्रॉपर्टी इनकम। सर प्रॉपर्टी इनकम को जहन में आ रहा होगा, देखिए सर प्रॉपर्टी सेल परचेज का, नो सर। सर प्रॉपर्टी इनकम यूके में कहते हैं रेंटल इनकम। मेरा एक घर है, मैंने किराए पे दे दिया, रेंट अर्न कर रहा हूँ, तो उस पर जो इनकम अर्न करूंगा उसे हम क्या कहते हैं बेटा? रेंटल इनकम। हमने कहा ठीक है। और उस रेंटल इनकम को हम क्या कर रहे हैं बेटा यहाँ पे यूके में? प्रॉपर्टी इनकम। सर इसकी कोई खास बात है बेटा? यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। इसमें हम यही पढ़ेंगे यार, इनकम आ रही है आपकी, कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, आपका कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, जैसे पाकिस्तान में होता है आपके पास गेस्ट हाउस, शॉर्ट टर्म पे आपके पास हमने एक दो रूम किराए पे ले लिए, ठीक है, रहते रहे, वो भी हो सकता है यहाँ पे। आउट ऑफ द सिटी ट्रैवल करते हैं तो हम आपके पास गेस्ट हाउस बने होते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, नाम अलग होगा। हम यहाँ पे ये भी पढ़ेंगे कि यार अगर आपके पास, मैं अपना कोई सिंगल रूम रेंट आउट कर रहा हूँ, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, ये भी हमारे कोर्स का पार्ट। तो यूके के अंदर इस कोर्स के पढ़ने के बाद माइंड यू, आप इस काबिल हो जाएंगे कि यूके में जाके थोड़ी सी हल्की सी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेके आप यूके के अंदर एक अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं। इस लेवल का कोर्स पढ़ते हैं आप यहाँ पे। सर इसके बाद मैं मूव करूंगा एम्प्लॉयमेंट इनकम। सर हमें पता है F4 हम पढ़ के आए, इट्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। हमने कहा ठीक है। एक एम्प्लॉय है, एक आपके पास एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर ने सर्विसेज ऑफर की, एम्प्लॉयर इस
सर्विसेज के अगेंस्ट में उसको सैलरी देगा, बोनस देगा और बेनिफिट्स देगा। सर ये बेनिफिट्स क्या है? सर आपको एक कंपनी मेंटेन्ड कार दे दी, आपको रहने के लिए घर दे दिया, आपको प्राइवेट यूज के लिए एक फॉर एग्जांपल फ्रिज दे दिया। ये सारे क्या बेनिफिट्स हैं। सर यूके टैक्स की एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा। सर इसके अंदर आपके पास क्या होता है? सर हम सिर्फ सैलरी पे टैक्स नहीं लगा रहे होते। सैलरी और बोनस पे टैक्स लगाना तो बहुत आसान है ना भाई, सैलरी आपको कितने भी ऐड किया, टैक्स की परसेंटेज लगा दी। यहाँ पे इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है बेनिफिट निकालना। सर हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय ने अगर मुझे गाड़ी दी है तो मैं गाड़ी से बेनिफिट्स ले रहा हूं, मैं आपके पास इसका कैश इक्विवेलेंट निकालता हूं। क्या निकालता हूं बेटा? कैश इक्विवेलेंट। कि अगर एम्प्लॉय मुझे गाड़ी नहीं देता और मैं अपनी गाड़ी खुद आपके पास यूज करता तो मेरा कितना खर्चा होता? वही मेरा क्या बन जाएगा? टैक्सेबल बेनिफिट। सर टैक्सेबल बेनिफिट क्या होते हैं बेटा? बेसिकली आपके पास ये मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं। इसके जरिए मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूं कि अगर आपके पास इस बेनिफिट्स की कोई मॉनेटरी वैल्यू होती तो वो कितनी होती। वो कैलकुलेट कर लूंगा, उसको इनकम का क्या बना लूंगा पार्ट, और फिर उस पर क्या लगाऊंगा बेटा? टैक्स लगाऊंगा। वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। सर इस एरिया को आपके पास बहुत सारे हमारे पास बेनिफिट्स है, मैंने आपके पास इसके लिए एक अलग हैंडआउट बनाया हुआ है। हर बेनिफिट्स के 3-4 क्वेश्चन मैंने खुद भी सॉल्व किए हैं और फिर एक हैंडआउट बनाया ताकि आप सॉल्व करें और आप भी उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिठा सकें। माई फेवरेट एरिया। और आपके पास इसकी अच्छी वेटेज होती है। नॉर्मली आपके पास एग्जाम में 7-8 मार्क्स से जरूर आता है नॉर्मली नॉर्मली। ठीक है, हमने कहा ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इनकम भी हो गया। सर एक सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टी, एम्प्लॉयमेंट, इनकम टैक्स, लायबिलिटी, इस सारे की सारी बेसिक्स के लिए बन रही है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन, उसके लिए बन रही है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। सर एम्प्लॉयमेंट इनकम हो गया। सर इसके बाद आप पढ़ेंगे ट्रेडिंग इनकम। सर ट्रेडिंग इनकम क्या है? सर मैं एक सोल ट्रेडर हूं। मैं क्यों बेटा सोल ट्रेडर हूं? सर मैं अपना बिजनेस चलाता हूँ। ठीक है सर, बिजनेस से मुझे क्या होता है बेटा? प्रॉफिट होता है। सर अब क्या होता है? सर एग्जाम में हमें नॉर्मली क्या गिवन होता है? अकाउंटिंग प्रॉफिट गिवन होता है। क्या गिवन होता है बेटा? अकाउंटिंग प्रॉफिट। आप सबको पता है, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एक्सपेंसेस गिवन होंगे। हमें उस अकाउंटिंग प्रॉफिट को कन्वर्ट करना होगा टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट में। ठीक है, या इसको मैं टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट भी कह सकता हूं। हमने कहा ठीक है। सर कैसे कन्वर्ट करूंगा? बेटा आपके पास कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमने अकाउंटिंग में एज एन एक्सपेंस माइनस की होती हैं, टैक्स उसको आपके पास नहीं मानता। फॉर एग्जाम्पल, हम आपके पास अकाउंटिंग में जब प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम बहुत सारे प्रोविजंस लेस करते हैं। टैक्स उन प्रोविजंस को नहीं मानता, टैक्स कहता है नहीं आपने गलत लेस किए, इसको लेस नहीं होना चाहिए। तो हम उनको दोबारा एड बैक करते हैं ताकि उनके इफेक्ट को क्या करे? नलीफाई करे। और फिर हमारे पास क्या आएगा बेटा? टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट आ जाएगा। और उस पर फिर हम क्या लगाएंगे बेटा? टैक्स की परसेंटेज, जिसको हम कहेंगे इनकम टैक्स लायबिलिटी। तो बेटा इस टॉपिक में क्या करना है? सर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर ये टॉपिक अलग से नहीं भी आया तो कॉर्पोरेशन टैक्स के हर टॉपिक का स्टार्ट इस ट्रेडिंग प्रॉफिट से होना है। अगर आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट यहाँ पे अच्छे से कवर कर लिया तो आपको कॉर्पोरेशन टैक्स में इतना मसला नहीं होगा। कॉर्पोरेशन टैक्स सिर्फ आपके लिए चेंज ऑफ फॉर्मेट होगा, बाकी कुछ भी नया नहीं होगा सच। क्लियर है? तो बहुत अच्छे से करना है इसको। Ali Zafar, Rajal, Dua, any question बेटा प्लीज यू मे आस्क, आई एम देयर। हमने कहा, ठीक है सर, ट्रेडिंग क्यों हमने कर लिया। अगेन हम अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ का क्वेश्चन पे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कवर कर रहे हैं उनका। सर इसके अंदर मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा बेटा, इस टॉपिक को करने के लिए एक टॉपिक जो अलग से आप शायद आपको कोई ना ही बताए, कैपिटल अलाउंसेस। सर आप सबको डेप्रिसिएशन का तो पता ही है ना, स्टेट हैंड मेथड, आरबीएम मेथड। ठीक है सर, टैक्स क्या अपना डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका है, टैक्स का डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका अलग है और उसको हम क्या कहते हैं बेटा? कैपिटल अलाउंस। जब तक आपको इस कैपिटल अलाउंस टॉपिक पे ग्रिप नहीं होगी, यू कैन नेवर कंप्यूट द राइट ट्रेडिंग इनकम। करेक्ट ट्रेडिंग इनकम निकालने के लिए जरूरी है कि आपको कैपिटल अलाउंस पे कमांड हो। इसीलिए मैं आपके पास ट्रेडिंग इनकम से पहले कैपिटल अलाउंस का टॉपिक कराता हूँ और फिर उसके बाद ट्रेडिंग इनकम कराता हूँ हमेशा। ठीक है, यस सर, आगे चलते हैं सर। सर हमने ट्रेडिंग इनकम कर लिया, हमने एम्प्लॉयमेंट पढ़ लिया। ठीक है, सारी सब हम पूरी है। सर पार्टनरशिप, सर कुछ भी नहीं है, एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट, एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट। सर क्या मतलब है? सर जो मैंने टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट निकाला था, उस
प्रॉफिट को पार्टनर ए और पार्टनर बी में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, दैट इज द मेन थिंग। और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हर इंडिविजुअल पार्टनर एक क्या बन जाएगा, एक सेपरेट सोल ट्रेडर बन जाएगा और उसका एक सेपरेट टैक्स कैलकुलेट होगा, दैट इज पार्टनरशिप। कुछ भी अलग नहीं है बेटा ना, हार्डली 2 लेक्चर में हम इसको कवर कर लेते, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमने कहा ठीक है सर। ट्रेडिंग लॉस सही टॉपिक है सर। याद रखिएगा टैक्स में दो बात याद रखिएगा, अगर प्रॉफिट होगा तो उस पर आप टैक्स दोगे, अगर लॉस होगा तो लॉस पे टैक्स नहीं लगता, लॉस का रिलीफ मिलता है। सर रिलीफ क्या होता है? रिलीफ कोई भी ऐसी चीज जो आपकी इनकम या आपके टैक्स को कम करे, दैट इज कॉल्ड रिलीफ। सर लॉस किस तरह रिलीफ है, बात समझो। सर मेरे पास ट्रेडिंग में लॉस हुआ है 50,000 फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट ईयर मुझे ट्रेडिंग में प्रॉफिट हुआ है 1,75,000। अब सर इस 1,75,000 और 50,000 अब मैं क्या करूंगा सर, जब नेक्स्ट ईयर में टैक्स लगाऊंगा तो पहले अपना लॉस सेट ऑफ करूंगा और फिर मैं टैक्स क्या लगाऊंगा बेटा, परसेंटेज लगाऊंगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये टैक्स रिड्यूसर होते हैं, लॉस अच्छे होते हैं। लॉस होगा तो आपकी दूसरी इनकम को क्या कर देंगे बेटा, कम कर देंगे, और इनकम कम हो गई तो अल्टीमेटली आपका टैक्स भी क्या हो गया, सेव। अगर लॉस नहीं होता तो आपका टैक्स कितने पे लगता है बेटा, 175 पे। अब टैक्स कितने पे लग रहा है बेटा, 125,000 पे। इनकम भी कम हो गई और टैक्स भी क्या हो गया कम। तो बेटा हम यहाँ पे देखेंगे रिलीफ के क्या क्या मेथड्स या ऑप्शंस अवेलेबल है, ये हमारा फोकस। तो टेक्निकल टॉपिक है। अब की दफा आके आपके पास खासकर बच्चों ने कमेंट दिया था कि सर ऐसा लगा था हर सवाल ट्रेडिंग प्रॉफिट ट्रेडिंग लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट ट्रेडिंग लॉस। तो अब की दफा इस पे कुछ ज्यादा ही स्पेशल एम्फेसाइज देना है। जरूरी नहीं कि इस दफा भी आए इसी तरह आए, लेकिन बहरहाल एक बच्चों ने आके फीडबैक दिया कि सर कोई भी सवाल ट्रेडिंग लॉस के बगैर कंप्लीट था ही नहीं। हर बच्चे का कमेंट यही था। सर यहाँ तक के जो एरियाज हैं वो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करेंगे, ठीक है। सीजीडी, ओटीके इसके अंदर आएगा। सर सीजीडी क्या है सर, मैं डिस्पोजल करूं, अपना कोई पर्सनल एसेट डिस्पोज ऑफ करूं, कोई पेंटिंग बेच दी, या अपना कोई बिजनेस एसेट सेल करूं, उस पे जो एक्सेस अमाउंट में रिसीव होगा मेरा क्या है बेटा, गेन है। हमने कहा ठीक है सर। गेन पे यूके के अंदर टैक्स की परसेंटेजेस अलग है। गेन पे आपके पास टैक्स की परसेंटेजेस अलग है, यहाँ इनकम वाले नहीं, अलग परसेंटेजेस अप्लाई होती है। सर इस गेन के टॉपिक में क्या मेजर है? सर ये तो निकालना बहुत आसान है, सेल प्रोसीड माइनस कॉस्ट, कितने का बेचा कितने का लिया था गेन आ गया। नहीं बेटा, इसमें असल काम ये नहीं है। असल में इसके अंदर आपके पास सबसे जो इंपॉर्टेंट इशू है वो आपके पास है रिलीफ्स। जितने भी गेन्स हैं उस पे हमारे पास कौन कौन से रिलीफ्स अवेलेबल हैं। रिलीफ्स क्या मतलब, ऐसी तमाम चीजें जो हमारे गेन को या हमारे टैक्स को क्या कर दें, कम कर दें। तो हम यहाँ पे मेन टॉपिक क्या पढ़ेंगे बेटा, रिलीफ्स। टेक्निकल होते हैं थोड़े से, लेकिन इसके लिए आप बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। मैंने आपके पास जब इस टॉपिक को समझा रहा हूँ तो मैंने बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस कराए ताकि कि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, ठीक है। सर कितने मार्क्स से आएगा, 10 मार्क का आएगा। सर वैल्यू इन टैक्स, सर ये क्या है बेटा, आपको पता है एक इनडायरेक्ट टैक्स है, हम पढ़ के आए। चार्ज किस पे होता है बेटा, गुड्स पे और सर्विसेज पे। हाँ ठीक है। हम यहाँ पे क्या कवर करेंगे बेटा, देखो यहाँ पे इस टॉपिक में दो चीजें हैं, इस वेट के टॉपिक में दो चीजें हैं। एक आपके पास ये पहला टॉपिक होगा जिसमें आप डिटेल थ्योरी पढ़ोगे और कैलकुलेशन भी है। सर कैलकुलेशन में हम क्या सीखेंगे बेटा, कैलकुलेशन में हम यहाँ निकाल सीखेंगे बेटा वेट टेबल। सर मजे आ गए तो। सर मैं तो ये FA1 में ही पढ़ के आया हूँ, FA2 में ही पढ़ के आया हूँ, FA में ही पढ़ के आया हूँ। सेल टैक्स निकालना तो बहुत आसान है, आउटपुट माइनस इनपुट। नहीं बेटा, बात दूर तक जाएगी। अब यहाँ पे सिर्फ आपके पास सेल परचेज नहीं होंगे, यहाँ एक्सपेंसेस भी होंगे, यहाँ पे आपके पास सर्विसेज भी होंगी, यहाँ पे आपके पास एक कॉन्सेप्ट पड़ा था टैक्स पॉइंट, डेट व्हेन ट्रांजैक्शन इज डीम्ड कंप्लीटेड फॉर टैक्स पर्पस। यहाँ पे टैक्स पॉइंट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। हम देखेंगे ट्रांजैक्शन किस क्वार्टर में फॉल कर रही है, Q1 में कि Q2 में। जिस क्वार्टर में फॉल कर रही है उसी में वहां उसका वेट पेबल कैलकुलेट होगा। यहाँ पे हम ये भी पढ़ेंगे कि सर आपके पास अब तक हमने FA1 FA2 FA में क्या पढ़ा था, सिर्फ आपके पास क्या था बेटा,
स्टैंडर्ड रेट सप्लाईज, बेटा यहाँ पे हम यही पढ़ेंगे। जीरो रेट सप्लाईज क्या होती हैं, एग्जाम सप्लाईज क्या होती हैं, या आउट ऑफ स्कोप ऑफ वैट क्या होता है, इस तमाम चीजें ही पढ़नी है हमें। तो इट्स अ वेरी डिटेल टॉपिक। इसमें आपके पास थियोरेटिकल प्लस आपके पास कैलकुलेशंस बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। अगेन ये भी 10 मार्क्स का आपके पास एग्जामिन होगा। सर कोई बच्चा बोल रहा है कि इसके सर ये बताएं कि ये वैट होता क्या है। बेटा देखिए यहाँ पे इस तरह से, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने सेल किया होलसेलर को, अपना वैट रिकवर कर लिया। होलसेलर ने बेचा बेटा किसको, रिटेलर को, अपना वैट रिकवर कर लिया। ठीक है, रिटेलर ने बेचा बेटा किसको, कंज्यूमर को, अपना वैट रिकवर कर लिया। सर सारा का सारा बर्डन इस एंड यूजर पे फॉल कर रहा है। जब आप दुकान पे जाके एक सोप परचेज करते हो, तो आप जितनी भी रिलेटेड पार्टीज चेन में इन्वॉल्व थी, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर रिटेलर, आप सबका सेल टैक्स या वैट बियर कर रहे हो। तो आई होप इट इज क्लियर, दैट इज कॉल्ड वैट, आईएसटी। अगेन 10 मार्क्स। ओटी के आएंगे। सर ये इनहेरिटेंस टैक्स क्या है। सर ओल्ड टाइम में इनहेरिटेंस टैक्स का ताल्लुक था डेथ। सर डेथ पे मैं आपके पास अपने फॉर एग्जांपल किसी फैमिली मेंबर को, फ्रेंड को, मैंने अपने एसेट क्या कर दिए बेटा, ट्रांसफर कर दिए। उस पे आपके पास क्या राइज होता था, इनहेरिटेंस टैक्स। लोग चालाक हो गए, मरते टाइम भी चला के सोच रही है सर क्या मतलब है। सर मैंने कहा डेथ पे जाऊंगा, जब ऐसे ट्रांसफर करूंगा तो टैक्स लगेगा। सर क्यों ना मैं आपके पास लाइफ टाइम में इन एसेट को क्या कर दूं, गिफ्ट कर दूं। तो अगर मैं आपके पास लाइफ टाइम में ये एसेट गिफ्ट कर दूं अपने फॉर एग्जांपल किसी फैमिली मेंबर को, तो उस पे भी आईएसटी अराइज होगा। क्लियर है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे इनहेरिटेंस टैक्स क्या है, एसेट पे टैक्स कब लगता है, कौन बियर करता है, कब टैक्स एग्जेम्प्ट है, कब आपके पास टैक्सेबिलिटी अराइज होगी इसकी, किन किन एसेट पे आईएसटी अराइज होता है, क्या एक एसेट पे साइमल्टेनियसली आईएसटी और कैपिटल गेन टैक्स की इंप्लीकेशंस हो सकती हैं, हमें ये भी देखना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन में आपके पास इस दफा भी एक सवाल के अंदर ये चीजें आई थी। ठीक है, तो आईएसटी आपके पास अराइज होगा गिफ्ट ऑफ एसेट पे, ट्रांसफर ऑफ एसेट पे, इधर एट द टाइम ऑफ डेथ और एट द टाइम ऑफ लाइफ टाइम। ठीक है, पहले डेथ पे होता था लेकिन अब लाइफ टाइम पे भी हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कॉर्पोरेशन टैक्स। सर जिस तरह इनकम इंडिविजुअल एक इनकम अर्न कर सकता है, तो सर क्या कंपनी की प्रॉपर्टी इनकम नहीं हो सकती। हाँ सर हो सकती है। सर क्या कंपनी की इंटरेस्ट इनकम नहीं हो सकती। हाँ हो सकती है। क्या सर कंपनी ट्रेडिंग अर्न नहीं कर सकता। हाँ सर ट्रेडिंग इनकम से। सर कंपनी ने जितनी भी इनकम अर्न की, उस इनकम को हम लेके जाते हैं एक फॉर्मेट में, टीटीपी का फॉर्मेट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, मेन फॉर्मेट। कंपनी की जितनी भी इनकम होती है उसको एक साथ कंसोलिडेट करते हैं। प्रॉपर्टी इनकम अलग निकाली, इंटरेस्ट इनकम अलग निकाली, ट्रेडिंग इनकम अलग निकाली, और इन सबको आपके पास एक मेन फॉर्मेट में लेके गए और उसको वहां पे कंसोलिडेट कर दिया, और कंसोलिडेट करके उस पर क्या लगा दी, टैक्स की। टैक्स की परसेंटेज डिपेंड करेगी कि आप स्मॉल कंपनी हो कि आप लार्ज कंपनी हो। ठीक है, आप आपके पास अपर रेट में आ रहे हो या लोअर रेट में आ रहे हो। ठीक है, तो उसके मुताबिक आपके पास टैक्स रेट लग रहा होता है। हमने कहा ठीक है। सर कॉर्पोरेशन टैक्स में कोई नई चीज है नहीं बेटा, कोई भी नई चीज नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सिर्फ आपके पास छोटी मोटी आपके पास एडजस्टमेंट है, हार्डली आधे घंटे की। मैं इसलिए कहता हूँ कि मैंने वहां पे उसका नोट करा है कि कंपाइलेशन ऑफ टीटीपी, ताकि आपको पता हो कि यार यहाँ पे आपको नई इनकम सीखनी नहीं है, बस उसको कंपाइल करना सीखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे। सर इससे कितने मार्क्स का सवाल आएगा, 15 मार्क्स का कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन। सर कॉर्पोरेशन में और क्या पढ़ेंगे बेटा, इसके अंदर हम पढ़ेंगे ग्रुप एस्पेक्ट। सर ये ग्रुप एस्पेक्ट क्या है, एक कंपनी ए है, कंपनी बी है। ए कंपनी के पास बी कंपनी के 90% शेयर है। मैं कह सकता हूं ए कंपनी बी को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। सर अगर मैं कंट्रोल मेरा बहुत, अगर बहुत क्लोज कंट्रोल होगा। सर बहुत क्लोज कंट्रोल होने का मतलब क्या है बेटा, क्लोज कंट्रोल होने का मतलब ये है कि रिलेशनशिप बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होगी, तो हम आपस में अपने लॉसेस भी शेयर कर सकते हैं। ए कंपनी को लॉस हुआ, बी कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो ए कंपनी अपना लॉस बी कंपनी से शेयर कर सकती है, प्रोवाइडेड इनका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा क्या हो बेटा, क्लोज हो। अगर रिलेशनशिप क्लोज नहीं होगा तो हम लॉस सेट ऑफ
नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे, हम देखेंगे ग्रुप कैसे बनता है, एसोसिएट क्या होती है, सब्सिडरी क्या होती है, कैपिटल गेन ग्रुप क्या होता है, ठीक है, ट्रेडिंग लॉस ग्रुप क्या होता है, ये तमाम चीजें हम सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। हमने कहा सर ठीक है। सर इन तमाम के बाद एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो कंपनी इंडिविजुअल दोनों का है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। सर इसके अंदर हम क्या सीखेंगे? सर हम ये सीखेंगे कि आपके पास यूके में रिटर्न कब फाइल करना है, कब सबमिट करना है, अगर मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या पेनल्टी लगेगी, क्या इंटरेस्ट लगेंगे और कब लगेंगे। मैं इसमें ये सीखूंगा कि आपके पास एचएमआरसी को किसी इनकम के बारे में नोटिफाई करने के कब तक करना है, अगर हमसे कोई एरर हो गया है तो उसके बारे में एचएमआरसी को कब नोटिफाई करना है, किसी इनकम के बारे में कब नोटिफाई करना है, इसमें डेट्स होती हैं। माइंड यू, मैं ये चैप्टर पढ़ाता हूँ लेकिन इस चैप्टर को आपको एक दफा खुद भी मैं रेकमेंड करता हूँ बुक से पढ़े। क्यों? इसमें डेट्स हैं। जब तक आप एक दफा बुक से डेट को नहीं पढ़ोगे शायद आपको याद नहीं होगी और सिर्फ बातें रह जाएंगी। तो उसमें एक दफा आपको पढ़ना भी है, उसको मेमोराइज भी करना है। मैं इससे आपको ये आसानी करूंगा कि मैं आपके पास एक हैंडआउट दे रहूंगा जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स होंगी, लेकिन स्टिल मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक दफा बुक की रीडिंग करें। तो ये आपके कोर्स के कुछ कोर कोर टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। इसके कुछ सब टॉपिक्स भी होंगे जो ऑब्वियसली हम पढ़ेंगे। इन बातों का आपको ख्याल रखना है। हम आपके पास कैपिटल की साइड फॉलो करेंगे। एक बात, आप जब आपके पास बुक रीडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आप साथ साथ उसकी कैपिटल के एग्जाम्पल भी सॉल्व करते रहिएगा। स्टडी हब भी यूज कीजिएगा, मैं स्टडी हब के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको। जब हम कोर्स खत्म करेंगे तो उसके बाद हम एक प्रैक्टिस टू पास सेशन भी करेंगे जिसके अंदर हम आपके पास अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो हमने आपके पास लाइव सेशन में कवर नहीं किया होगा वो क्वेश्चंस करेंगे, एसएससी का मॉक सॉल्व करेंगे। और दूसरी बात मैं आपको इस बात को इंश्योर कर रहा हूँ, मैं आपके पास इतना करीब हूँ जैसे कि आप फिजिकल पढ़ रहे हैं। आपको इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं होनी चाहिए। आप बुक रीडिंग कर रहे हैं, आपको कोई लाइन समझ नहीं आई, आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दें, आई एम देयर, आई रिप्लाई यू इन अ जिफी, यू नो। मैं आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं हूँ। इस बात के लिए आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। आप मेरे किसी भी स्टूडेंट से फीडबैक ले लें, वो आपको यही बताएगा कि वी नेवर थॉट कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऐसा लगा कि हम फिजिकली पढ़ रहे हैं। आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही तो आप मुझे वॉइस नोट भेजिए, आई एम ऑलवेज देयर, ठीक है। आई एश्योर यू इंशाल्लाह यू आर एट द राइट प्लेस विद द राइट मेंटोर। और अगर आपने राइट मेंटोरशिप को फॉलो किया, आपने गाइडलाइंस को फॉलो किया, तो इंशाल्लाह यू कैन इजीली पास। इस पेपर के पास ग्रेड अच्छे हैं, जनरली आपके पास 50% अबव होते हैं, तो आप इजीली इस पेपर को पास कर दो। जब तक आप खुद कोशिश ना करो एग्जामिनर आपको फेल नहीं करेगा इस पेपर में। इतना मार्जिन है इसमें, इतना मार्जिन है। तो आपको खुद थोड़ी सी अक्ल दिखानी है, फर्स्ट डे से लेके चलना है, ठीक है। चीजें बहुत, मैं कहूँगा टेक्निकल नहीं है, ओवर टेक्निकल नहीं है, लेकिन ज्यादा है। आपको मेमोराइजेशन चाहिए। जब आप एक टॉपिक स्टार्ट करें तो आप उस टॉपिक की शुरू से रिवाइज करें। फॉर एग्जाम्पल आप लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं तो आप पहले अपने पास रुक के 5 मिनट लेक्चर 1 के बारे में सोचें कि मैं लेक्चर 1 में क्या पढ़ा था। क्यों? लेक्चर 2 इज गोना बी द कॉन्टिन्यूशन ऑफ द लेक्चर नंबर 1। जब तक आपको लेक्चर नंबर 1 ही याद नहीं है तो आप किस तरह कवर करोगे? लास्ट मिनट के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना। आप कोशिश करें कि एग्जाम से 1 महीना पहले आपके तमाम लेक्चर कवर हो चुके हों, ताकि आप रिवीजन किट भी आराम से सॉल्व कर सको। आप मुझसे कुछ क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके पास रिस्पॉन्ड करूंगा। ये टाइम मैंने स्पेसिफिकली इसलिए रखा है कि आपके क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड कर सकूं। प्लीज कोई क्वेश्चन तो आप लोग पूछें मुझसे, एनी वन ऑफ यू बेटा, एनी क्वेश्चन। रुजाल, अली, दुआ, प्लीज कोई क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, एनी ऑफ द क्वेश्चन प्लीज। चल थैंक यू रुजाल। मेरे को माशाल्लाह यू आर स्टडिंग वेल। आपके लेक्चर में चेक कर रहा हूँ, आप माशाल्लाह पूरे से लेक्चर कर रहे हैं एंड यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, गुड। Ali, any question बेटा? I think nobody has any question as of yet. Thank you so much for sparing time for this orientation session. इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, acconline.co पे आप मुझे भेज सकते हैं मैसेज। आप मुझे किसी भी टाइम, मैंने क्या बताया, आई एम वेरी मच एक्सेसिबल। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे टीए से कॉन्टेक्ट कर लें, आई डायरेक्टली रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज डायरेक्टली, इमीडिएटली, इन एच एफ, कोई इशू नहीं है। आप बिल्कुल ऐसा समझिएगा कि यू आर स्टडिंग विद अ प्राइवेट ट्यूटर, ठीक है, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट अ वर्ड, इट्स नॉट जस्ट समथिंग आई एम टेलिंग, आई एम बूस्टिंग अप माई अबाउट माई सेल्फ, आई एम जस्ट गिविंग यू अ कॉन्फिडेंस
कि आपको पता हो कि टीचर आपसे कितना करीब है। कोई हेजिटेशन नहीं है, आप डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन पूछें, आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू।